नमस्कार, सुप्रभात। अभिव्यक्ति के इस नए आयाम पर मैं डॉक्टर नीरज कांत आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सीधा मैं चैप्टर पर आता हूं। हमने पहले भाग में इकोनॉमिक्स के सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर का पहले भाग में हम लोगों ने ये कुछ कंटेंट्स हैं मैंने दिए हुए, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें है इकोनॉमी से हम क्या समझते हैं। आप जब उस लिंक में आपको ऊपर दे दूंगा, फर्स्ट लिंक पे आप जाओगे तो डिटेल में आपको इकोनॉमी के बारे में बताया हुआ है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितनी तरह की होती हैं, उसका क्या मतलब होता है, उसके प्रकार कितने होते हैं और सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होते हैं, कैसे कैसे समय के साथ उसमें हिस्टोरिकल चेंजेस आए, वो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है। उसके बाद मैंने बताया कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जो सर्विस सेक्टर है, जो टर्सरी सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसकी इंपॉर्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उसके क्या कारण है इस बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद जो अगला पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमारे सामने आता है कि अनएम्प्लॉयमेंट से हम क्या समझते हैं। देखिए, बड़ी साधारण सी बात है। अनएम्प्लॉयड सीधे शब्दों में इसको डिफाइन करना है, आप लिख सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट एक सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एक कंडीशन भी है, कह सकते हैं आप। जब एक आदमी काम करना चाहता है, विलिंग टू डू वर्क, ही इज एबल टू डू वर्क। बेरोजगारी, इसको हिंदी में कहते हैं बेरोजगारी, लेकिन उसके बाद भी उसको काम नहीं मिलता है। इस सिचुएशन को अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। देखिएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सिचुएशन इन विच अ पर्सन इज विलिंग टू डू वर्क, he is ready to do work, he is capable to do work, he is having all the ability to do work, but he or she is not getting work. This situation can be termed as unemployment, बेरोजगारी। जब एक व्यक्ति कार्य करने के लिए तैयार है, कार्य करना चाहता है, जीविका चलाने के लिए कुछ कार्य करना चाहता है, वो काम करने के लायक है, उसके पास वो सभी योग्यताएं हैं जो उस कार्य को करने के लिए चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी जब उसे कार्य नहीं मिलता है तो उस स्थिति को बेरोजगारी कहा जाता है। आप इसको लिख लें। इसकी डेफिनेशन बोलती है कि अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी से आप लोग क्या समझते हैं। उसका दूसरा पार्ट आता है इसके बाद, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसके प्रकार क्या है। देखिए, न केवल भारतवर्ष में अपितु विश्व के सभी देशों में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि बहुत सारी जितनी भी सोशल एविल्स हैं, जितनी भी समस्याओं का सामना देश के प्रशासन को करना पड़ रहा है, उसके पीछे कहीं ना कहीं बेरोजगारी है। देखिए, एक व्यक्ति काम करना चाहता है, उसके पास काम नहीं है, उससे क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी, वो क्राइम की तरफ भी अग्रसर हो सकता है, वो माल न्यूट्रिशन यानी कि उसकी हेल्थ खराब हो सकती है, उसके परिवार को एजुकेशन नहीं मिलेगी तो पूरा का पूरा परिवार रूइंड हो सकता है, बर्बाद हो सकता है। और अगर एम्प्लॉयमेंट मिले, रोजगार मिले, तो वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ को लीड कर सकता है, अपने परिवार को सभी सुविधाएं प्रदान कर सकता है, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कर सकता है, बढ़िया हेल्थ फैसिलिटी दे सकता है और एक अच्छी लाइफ को लीड कर सकता है। लेकिन बेरोजगारी की अवस्था में ये सारी कंडीशन उलट जाती हैं। उसका जो व्यक्तिगत जो स्थिति है वो डाउन हो जाती है, उसके परिवार की स्थिति बिल्कुल बेकार हो जाती है। हो सकता है कि वो अपराधी प्रवृत्ति की ओर भी चला जाए। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और सरकार भी काफी बड़े पैमाने पर इस पर कार्य कर रही है। अब हम देखेंगे टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसको देखने के लिए फिर से एक बार मैं इसको फिर से डिफाइन कर दूं कि what we mean by unemployment. Unemployment can be defined as a situation, as a condition in a person is ready to do work, having the ability, having the education, having the training to do work, he is well trained, but even after having all the abilities, that person is not getting work. That situation can be defined as unemployment. The second part है, that is types.
इसके प्रकार क्या हैं, बेरोजगारी के प्रकार कितने होते हैं। वैसे तो बेरोजगारी बहुत प्रकार की होती है, लेकिन इस अध्याय में हम मुख्यतः दो प्रकार की बेरोजगारी के बारे में पढ़ेंगे। एक तो डिसगुइस्ड, इसको प्रच्छन्न भी कहा जाता है हिंदी में, हम देखेंगे कि वो क्या होती है। दूसरी होती है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। देखिए डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। जब किसी एक कार्य को कई लोग मिलकर के काम करते हैं, मान लेते हैं 10 लोग मिलकर के काम को कर रहे हैं, और अगर उनमें से 8 लोग काम ना करें, केवल 2 व्यक्ति काम करें, उसके बावजूद भी जो उत्पादन होता है वो उस पर कोई फर्क ना पड़े, कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, उत्पादन उतना ही रहे, तो इसका मतलब 8 जो लोग हैं वो डिसगुइस्ड अनएम्प्लॉयड हैं। फिर से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरे परिवार में 10 आदमी हैं और हम सभी खेती करते हैं, हमारे पास मान लो 4 एकड़ ऑफ लैंड है, और घर में अगर हम केवल 2 व्यक्ति ही खेती करें, बाकी के जो 8 व्यक्ति हैं वो कोई और कार्य करें, तो जो उस 4 एकड़ ऑफ लैंड से या जो हमारे पास लैंड है उससे जो प्रोडक्शन मिल रही है उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 10 आदमी काम कर रहे हैं, चाहे वो 2 आदमी काम कर रहे हैं। कहने का क्या अभिप्राय है, जो 10 में से 2 काम कर रहे हैं और जो 8 बल्कि 10 लोग जो 8 लोग काम नहीं कर रहे हैं, अगर वो उस खेत पर काम ना भी करें तो फसल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। व्हाट इट्स मीन? इट्स मीन मोर पीपल आर वर्किंग देन रिक्वायर्ड। इट इज वेरी वेरी मच क्लियर कि उस काम को ज्यादा लोग कर रहे हैं जितने की जरूरत है। व्हाट इट्स मीन? अगेन लेट मी रिपीट इट कि प्रच्छन्न बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें जरूरत से ज्यादा व्यक्ति काम करते हैं। अगर कम व्यक्ति उसी काम को करें तो जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है, उस पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा है सीजनल। आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति होते हैं वो वर्ष के कुछ महीने तो उनको काम मिलता है, लेकिन वर्ष के बाकी महीनों में उनके पास काम नहीं होता है। एग्रीकल्चर का ही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि जब सोइंग का बीज बोने का समय होता है जब काम होता है, पानी देने का समय होता है जब हार्वेस्टिंग का होता है समय, फसल को काटने का टाइम होता है जब काम होता है। उसके अलावा जो मंथ बच जाते हैं उस समय किसान के पास कोई भी रोजगार नहीं होता। या दूसरे शब्दों में कहें, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो शुगर मिल है, जहां पर हम लोग किसान लोग गन्ना देते हैं, एक वर्ष के बाद उस गन्ने से जो भी उसका प्रोडक्ट बनता है, शुगर बनती है, गुड़ बनता है, खांडसारी बनता है, 1-2 महीने 3 महीने के लिए काम चलता है। बाकी के जो 8-9 महीने बचते हैं, जो शुगर इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं, उनके पास कोई भी रोजगार नहीं होता। व्हाट मीन seasonal unemployment is a kind of unemployment in which people are working for few months of a year. Remaining months they remain without work, without job. This is called seasonal unemployment. So two types we have discussed: disguised, in which more people are working than required; seasonal unemployment, in which the person is employed for some time, but remaining months of the year he remains unemployed. So this is the types of unemployment. Further we will discuss about that what are the steps taken by government to deal with such a big problem. As I told you, unemployment leads the several problems in the country. We have discussed earlier. Now we'll see what kind of step the government has been taken to provide the employment opportunity to their citizens. Although there are several plans have been launched by the government, प्रधानमंत्री रोजगार योजना और बहुत सारी योजनाएं हैं, लेकिन यहां पर हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो है नरेगा, जिसको मनरेगा के नाम से आप लोग जानते हैं। बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने 2005 में नरेगा से एक स्कीम चलाई थी। आने वाले समय में उसके बाद उसका नाम रख दिया गया महात्मा गांधी नरेगा। अब नरेगा से क्या मतलब है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एन से मतलब होता है नेशनल, आर से होता है रूरल,
ई से होता है एम्प्लॉयमेंट, जी से होता है गारंटी, ए से होता है एक्ट। दिस इज नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जैसा नाम से ही पता लग रहा है, गारंटी, ये रोजगार की गारंटी प्रदान करते हैं। इसके कुछ मुख्य प्रोविजन है, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू नरेगा, प्रत्येक फैमिली में से, प्रत्येक घर से एक अडल्ट को, एक व्यक्ति को, एक पर्सन को 365 दिन में से, जो साल में 365 दिन होते हैं, उसमें से 100 डेज के लिए एश्योर्ड जॉब दिया जाएगा। देखिए बड़ा सिंपल है। मनरेगा इज अ स्कीम विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2005. It was the scheme which was started to combat with the problem of unemployment. In this one, the assurance has been given. If the person's name in the registered in the Manrega register, then one person from one family will get the assured job in a year for 100 days. This is the Manrega. फिर से बता दूं, मनरेगा 2005 एक गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम लगाई गई है बेरोजगारी की प्रॉब्लम के साथ डील करने के लिए, उसको सुलझाने के लिए, कि प्रत्येक घर से एक एडल्ट को पूरे वर्ष में से 100 दिन के लिए एश्योर्ड जॉब दी जाएगी। एश्योर्ड जॉब का क्या मतलब है? अगर एक व्यक्ति का नाम उसने रजिस्टर करा लिया है, पंजीकरण करा लिया है, कि वो कह रहा है कि मेरे घर में मुझे किसी को काम नहीं है, मैं काम करना चाहता हूं, और विद इन 15 डेज इफ गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू प्रोवाइड द वर्क, अगर सरकार उसको काम दे पाने में कामयाब नहीं होती है, तो उसको अनएम्प्लॉयड अलाउंस दिया जाएगा। वो अलग अलग स्टेट का है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और ये शुरू में इनिशियली इसको 200 डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया था, इनिशिएट किया गया था। आज 600 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में इसको चलाया गया है। जितने भी मैनुअल वर्क हैं, प्रत्येक गांव की पंचायत के पास ये अधिकार होता है ये कि उसके पास गांव का कोई भी व्यक्ति जिसके पास काम नहीं है वो पंजीकरण करे, पंजीकरण करवाए, और उसके बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नमेंट की कि उसको एश्योर्ड वर्क दिया जाए। ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्वेश्चन लिख सकते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय नरेगा 2005 और एमजी नरेगा 2005? व्हाट इज द फुल फॉर्म? एम मीन्स महात्मा गांधी। चेक करें, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इट प्रोवाइड्स द opportunity to one person from one family to do work for near about 100 days in a particular year. If the government is not able to provide the work, his name is registered in Narega book, then the government will provide the unemployment allowance. Earlier it was launched in 200 districts. Now their roots has been reached to the more than 600, and this tree is becoming very big. So this was Manrega 2005. इसके बाद हम लोग बात करेंगे, हमने चैप्टर के बिगिनिंग में किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के या इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर। उसके बाद यहां पर हम देखेंगे कि सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी को एक और तरीके से भी क्लासिफाइड किया जा सकता है, उसका वर्गीकरण किया जा सकता है। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, संगठित क्षेत्र, और असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखेंगे जरा। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर मींस इट इज अ सेक्टर व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर द गवर्नमेंट, दे फॉलो सर्टेन रूल एंड रेगुलेशंस, ये बहुत सारे नियमों का पालन करते हैं, और यहां पर जो एम्प्लॉय होता है
उसके इंटरेस्ट को, उसके राइट को सेफगार्ड किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको बहुत सारे लाभ दिए जाते हैं। और इसके विपरीत जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, असंगठित क्षेत्र होता है, उसमें एम्प्लॉयर के पास ज्यादा राइट होते हैं और एम्प्लॉय का शोषण किया जाता है। देखेंगे किस तरह से हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में पाते हैं कि जो जॉब है वो सिक्योर है, प्रोटेक्टेड है। आप एम्प्लॉयर जो है एम्प्लॉय को बिना कोई स्ट्रॉन्ग रीजन हुए नौकरी से निकाल नहीं सकता। लेकिन उसके उलट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है कि जो एम्प्लॉय है उसके राइट को प्रोटेक्ट नहीं किया जाता और किसी भी क्षण जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को जॉब से निकाल सकता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जैसे पेड लीव दी जाती है, मेडिकल लीव अलाउंस दिया जाता है, उसके अलावा हॉलिडेज की दी जाती है। मतलब बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं। वर्किंग प्लेस बड़ा सेफ होता है, उसके इंटरेस्ट को राइट लॉस के अकॉर्डिंग सेफ गार्ड किया जाता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हम कह सकते हैं संगठित क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें एम्प्लॉय के पास राइट होते हैं, उसकी जॉब की सिक्योरिटी की जाती है, उसको बहुत सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं। इसके ठीक उलट जो असंगठित क्षेत्र है उसमें जो राइट है वो एम्प्लॉयर के ज्यादा होते हैं और एम्प्लॉय के ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस होते हैं। तो ये है आपके सामने ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। इसके बाद इकोनॉमी के सेक्टर का एक और क्लासिफिकेशन हमारे सामने आता है। आप देखेंगे कि सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑनरशिप। देखिए पहले हमने बात किया प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर के बारे में, उसके बाद हमने बात किया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, उसके बाद ये तीसरा क्लासिफिकेशन है। ऑनरशिप के बेस पर हम सेक्टर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये देखिए दो पार्ट से मतलब क्या है, यहां पर इसको समझने के लिए आपको आवश्यक है कि ये समझना पड़ेगा कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, यानी कि उत्पादन के कारक कौन से हैं। हिंदी में इसको उत्पादन के कारक कहते हैं। आप देखेंगे कि लैंड है, जमीन चाहिए, हमें भूमि का टुकड़ा चाहिए, राइट। हमें उसके बाद लेबर चाहिए काम कराने के लिए। लेबर दो तरह की होती है, मैनुअल और टेक्निकल। लैंड है, लेबर है, फिर कैपिटल चाहिए। कैपिटल दो तरह का होता है, फिक्स और मूविंग। इसके बारे में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी डिटेल से करने जा रहे हैं। यहां तो हम पब्लिक सेक्टर को और प्राइवेट सेक्टर को समझने के लिए बात करेंगे। ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, when these factor of production is controlled by the government is the owner of these factors and their motive, इनका मोटिव क्या होता है, to serve the country, to serve the people, that is called public sector. For example, railway is a public sector. Once again, public sector is that sector in which the factor of production is owned or controlled by the government and the main motive is to serve the country. सरकारी क्षेत्र क्या होता है, जब ये जो उत्पादन के जो कारक हैं इन सब कारकों को सरकार अपने नियंत्रण में रखती है और मुख्य उद्देश्य होता है कि किस प्रकार से देश को सर्व किया जाए, देश की सर्विस दी जाए। उसके दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का जो ओनर होता है वो इंडिविजुअल होता है और उनका जो मोटिव होता है दैट मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन विच द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन इन द हैंड ऑफ इंडिविजुअल एंड द मेन मोटिव इज टू अर्न प्रॉफिट। जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसमें जो उत्पादन के जो कारक होते हैं उन पर व्यक्तिगत नियंत्रण होता है और इनका मुख्य उद्देश्य होता है कि लाभ ज्यादा से ज्यादा कमाया जाए। तो ये हमारा है गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। अब इस पे एक बार हम पूरे चैप्टर की समरी पर नजर डालेंगे
तो हम पाते हैं कि हम देखेंगे कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमी, देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टाइप्स ऑफ sectors of economy we have discussed. Then we have discussed that why the question भी हो जाएंगे आपके, how you can say, on what basis you can say, and what are the causes that importance of tertiary sectors is increasing day by day. Then we have discussed about unemployment and its types. इसके बारे में हमने बात किया। उसके बाद हमने बात किया कि जो एम नरेगा है, ये हमने बात किया 2005। उसके बाद हमने बात किया ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के बारे में, उनमें क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमने बात किया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बारे में। तो ये हमारा अध्याय है। इस अध्याय को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। अब आपकी जिम्मेवारी बनती है, मैंने अपना पार्ट प्ले कर दिया है, आपको करना क्या है, आपको केवल अपना लिटरेचर, अपनी पुस्तक को उठाना है और उसको अक्षर अक्षर पढ़ना है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो के नीचे जब आप देखेंगे यूट्यूब पर तो वहां कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट में आप लिख करके मुझे बता दें कि ये पोर्शन आपको समझ में नहीं आया है, मैं उसको यहां दोबारा से रिपीट कर दूंगा, राइट। और प्रयास करूंगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। ओके देन, आज के लिए इतना ही काफी है, छोटा वीडियो। हो सका तो दिन में मैं एक और बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। हाँ, एक और मैं बात कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है, तो आप जरूर प्रयास करें कि आपके आसपास जो और विद्यार्थी हैं उनके साथ शेयर करें इसको, और उन्हें भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा तो बेटर रहेगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा। तब तक अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। चलते हैं, मिलेंगे इसके बाद। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।